Good evening, students. Students, welcome to the SP Smart Schools. Students, as you know, हमारा हर साल की तरह इस साल मेगा रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है। इस प्रोग्राम में हम आपके साथ जो टॉपर्स बच्चे होते हैं उनके पेपर्स को डिस्कस करते हैं। तो आज बच्चे मैं आपके साथ एक और पेपर डिस्कस करने वाला हूँ 11th अकाउंट्स का, जो कि जेके बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले हमारे जो फर्स्ट 8 क्वेश्चंस होते हैं, हमें पता है 1 मार्क्स के होते हैं। तो इन्होंने पेपर को कैसे किया है मैं आपको ऑन द स्पॉट चेकिंग करके बताऊंगा। जैसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन करंट रिकॉर्ड्स, ट्रू। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है वो करंट रिकॉर्ड्स पे बेस होती है, तो ठीक लिखा है इन्होंने। ट्रायल बैलेंस के 2 कॉलम्स होते हैं, पूछा गया हुआ है। यस सर, 2 कॉलम होते हैं, एक डेबिट कॉलम होता है, क्रेडिट कॉलम होता है। तो लिखा है 1 इज डेबिट अनदर इज क्रेडिट, तो ठीक लिखा हुआ है। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज सर कैपिटल के बराबर होती है, ठीक लिखा हुआ है। सेल्स बुक रिकॉर्ड ओनली डैश सेल्स, तो सेल्स बुक खाली क्रेडिट सेल्स से शो करती है, क्योंकि बाकी जो कैश वाली एंट्री होती हैं वो कैश बुक में चली जाती हैं। तो जो सेल्स बुक अदर सब्सिडी बुक में आती है, तो यहाँ पे हम खाली क्रेडिट वाली सेल्स की एंट्रियाँ लिखते हैं। अकाउंटिंग पीरियड इज ए पीरियड ऑफ, अकाउंटिंग पीरियड जो पीरियड होता है उसका कोई सर्टेन पीरियड नहीं होता। हम इसको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली अपनी मर्जी से इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक लिखा हुआ इन्होंने। एनी टाइम फ्रेम यूज फॉर अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट। फिर गिव टू कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बहुत सारे कॉजेज हैं, इन्होंने 2 कॉजेज लिखे हुए हैं, वेयर एंड टेयर ऑब्लेंसिस, तो दोनों ठीक लिखे हुए हैं, तो बिल्कुल एक्यूरेट इन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। एमोर्टाइजेशन क्या होती है, तो एमोर्टाइजेशन एक डेप्रिसिएशन की तरह ही होती है, बस इनटेंजिबल एसेट्स के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं एमोर्टाइजेशन। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि ये इनटेंजिबल एसेट्स को के लिए टर्म यूज़ की जाती है, जैसे गुडविल हो गया, कॉपीराइट्स हो गया। तो एमोर्टाइजेशन इज सिमिलर टू डेप्रिसिएशन बट इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, तो ठीक लिखा हुआ बच्चे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो एरर ऑफ ओमिशन हमें पता है कि हम ओमिट कर जाते हैं कोई ट्रांसैक्शन को रिकॉर्ड करना, तो इन्होंने वही लिखा हुआ है, एरर ऑफ ओमिशन इज एन अकाउंटिंग एरर और मिस्टेक दैट ऑकर्स व्हेन द ट्रांसैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। तो ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल ठीक किए हैं, एक्यूरेट 8 मार्क्स मिलेंगे इस ऑब्जेक्टिव्स के। नेक्स्ट 3 मार्क्स के क्वेश्चन, कैपिटल क्या होता है, एसेट्स क्या होते हैं, बैड डेट्स क्या होते हैं। तो कैपिटल हमें पता ही है, कोई मनी या कोई रिसोर्स जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। तो लिखा हुआ है एन अकाउंटिंग कैपिटल, इन अकाउंटिंग कैपिटल इज ए मनी और द रिसोर्स दैट द बिजनेस ओनर इन्वेस्ट इन द बिजनेस, तो ठीक लैंग्वेज लिखी है, ठीक मार्क्स मिलेंगे। एसेट्स कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट या कोई राइट जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हो, ठीक लिखा हुआ है। तो बैड डेट्स इररिकवरेबल अमाउंट होते हैं, जो हम रिकवर नहीं कर पाते उसको हम बैड डेट बोलते हैं, तो ठीक लिखा हुआ है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट बच्चे, गिव 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इन्होंने 3 लिखे हुए हैं कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड में हेल्प करती है, फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की असरटेन करने में हेल्प करती है, और कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताने में हेल्प करती है, तो ठीक लिखा हुआ है इन्होंने, पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर नेक्स्ट इनको पूछा गया हुआ है 2 अकाउंटिंग कंसेप्ट बताओ, तो इन्होंने एक मनी मेजरमेंट कंसेप्ट और ड्यूल एसेट कंसेप्ट बताए हुए हैं। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमें पता ही है कि ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि हमें हर एक ट्रांसैक्शन को मनी से मेजर करना चाहिए। जो ट्रांसैक्शन मनी से मेजर की जाती है वही हम अकाउंटिंग इक्वेशन में या अकाउंटिंग टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो ठीक लिखा हुआ है इन्होंने कि इसको मॉनेटरी टर्म्स, कोई भी ट्रांसैक्शन, कोई भी इवेंट्स, उसको मेजर किया जाए मॉनेटरी टर्म्स में, तो उसी को रिकॉर्ड किया जाए। तो सेकंड कंसेप्ट दिया है इन्होंने ड्यूल एसेप्ट कंसेप्ट। ड्यूल एसेप्ट कंसेप्ट हमें पता ही है कि ये कहता है कि हर ट्रांसैक्शन के डबल इफेक्ट होते हैं। अगर कोई ट्रांसैक्शन हम डेबिट कर रहे हैं तो उसकी क्रेडिट भी होगी, तो ठीक लिखा है इन्होंने, तो पूरे मार्क्स मिलेंगे इसके भी। फिर इन्होंने एक टर्म पूछी, व्हाट इज IFRS। तो IFRS हमें पता ही है कि इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग सिस्टम होता है। ये बेसिकली रूल सेटअप करते हैं कि हमें जैसे फाइनेंशियल इवेंट्स, ट्रांसैक्शन कैसे रिपोर्ट करनी है, तो ठीक लिखा है इन्होंने, इसके मार्क्स इनको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो रूल्स पूछे गए हुए डेबिट और क्रेडिट के अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग रूल्स डेबिट एंड क्रेडिट के, तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, 3 तरह के अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो बच्चे ठीक है क्वेश्चन, इनको इस क्वेश्चन के भी 4 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि रूल्स पूछेंगे, रूल्स इन्होंने लिख दिए हुए। सेकंड बच्चे, हमें ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए बोला हुआ था,
तो ट्रायल बैलेंस में इन्होंने सबसे पहले सारी आइटम्स लिख दी। बुक डेट्स, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पेंशन फंड्स, प्रीमियम, कैश परचेज, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, डिस्काउंट रिसीव, बिल्डिंग, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिटर्स, गुडविल, सैलरीज, कैपिटल एप्रीहेंशन, प्रीमियम है, ये लिख दिया हुआ है। और बैलेंस मैच नहीं किया होगा तो इन्होंने जो बैलेंस बचा होगा वो सस्पेंस अकाउंट में लिख दिया हुआ है। अब सर ट्रायल बैलेंस करने का मैंने आपको रूल बताया था, CLEAR। सी होगी कैपिटल, एल होगी लाइबिलिटी, ई हो गया एक्सपेंस, ए हो गया एसेट्स, NR हो गया रेवेन्यू या इनकम। तो कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, एसेट्स को डेबिट करते हैं, रेवेन्यू को क्रेडिट करते हैं। तो हमें ट्रांसैक्शंस का पता होना चाहिए कौन सी आइटम हम डेबिट करनी है, कौन सी क्रेडिट करनी है। तो इन्होंने ठीक लिखा हुआ है, बुक डेट्स डेबिट होते हैं, बैड डेट डेबिट होते हैं, प्रोविजन हमारा क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी होगी, पेंशन फंड लाइबिलिटी है, प्रीमियम हमने पे करना है, एक्सपेंस है, कैश एसेट है। तो ठीक इन्होंने पूरा ट्रायल बैलेंस जो है एक्यूरेट बनाया हुआ है, और मैच नहीं किया तो सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया है। तो अमाउंट इनका ठीक आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन के इनको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि ये रूल आना चाहिए आपको ट्रायल बैलेंस करने के लिए, तो आपका क्वेश्चन कभी भी ट्रायल बैलेंस का गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमें 4 जनरल एंट्रीज पूछी गई हुई हैं। कमेंस बिजनेस विद कैश, तो कैश टू कैपिटल ठीक लिखा हुआ है, एंट्री क्लोज भी की हुई है। फिर परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज टू कैश ठीक लिखा हुआ है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 2,10,000 फॉर 1,90,000, तो जितने का बेचते हैं उतना ही लिखते हैं हम। तो कैश टू सेल्स ठीक लिखा हुआ है। सैलरी पेड टू रहमान, तो सैलरी टू कैश क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, तो ठीक लिखा है, पूरे मार्क्स मिलेंगे बच्चे इस क्वेश्चन के भी। नेक्स्ट देखिए बच्चे, इनका ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना था। इन्होंने ओपनिंग स्टॉक परचेज, फ्राइट ऑन परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स ठीक लिखा हुआ है, प्लस माइनस किया, ये इनका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हुआ है, ठीक आंसर आया हुआ है, तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के। फिर इनको इनके साथ अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा गया हुआ था। अकाउंटिंग इक्वेशन में फॉर्मूला ठीक बनाया हुआ है, सीरियल नंबर ट्रांसैक्शन एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो इंट्रोड्यूस कैश इनटू द बिजनेस, तो कैश भी बढ़ा, कैपिटल भी बढ़ी। फिर हमारी पास जो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर सेकंड, ब्रॉड गुड्स फॉर कैश 15,000, स्टॉक बढ़े कैश कम होगी, ठीक लिखा हुआ है। रेंट पेड ठीक लिखा हुआ है, ब्रॉड गुड्स फॉर कैश, आपका स्टॉक बढ़ा कैश कम होगी। फिर नेक्स्ट रेंट पेड, आपके कैश में से माइनस हुआ, कैपिटल में से माइनस हुआ, ठीक है क्वेश्चन, बच्चे पूरे मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के भी। अब हमने क्वेश्चंस को देखना है, क्वेश्चंस कैसे हैं और लिखा कैसा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इनका बच्चे था कि हमें जो कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है 6750, तो हमने 6750 लिख दिया। हमें ये मिला हुआ BRS का क्वेश्चन है, बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंकिंग की रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमने देखना होता है कि मुझे बैलेंस किसका गिवन है, कैश बुक का बैलेंस गिवन है, हमें पासबुक का बैलेंस निकालना है। अब इन्होंने बोला हुआ है कि कुछ चेक्स थे 4,000 के जो बैंक में डिपॉजिट करवाए, बट खाली 2,400 के डिपॉजिट हुए, बाकी डिपॉजिट नहीं हुए। तो इसका मतलब पासबुक में 1,600 नहीं शो कर रहा है, तो हम भी माइनस कर देंगे क्योंकि हमने पासबुक का बैलेंस निकालना है। फिर इन्होंने बोला हुआ है कुछ चेक हमने सेंड किए थे अकरम को, बट अकरम ने कैश नहीं करवाए, इसका मतलब बैंक में से माइनस नहीं हुए, तो हम प्लस कर देंगे। फिर इन्होंने कहा हुआ कि पासबुक में एक टेनेंट था हमारा मिस्टर बी, उसने कुछ अमाउंट जमा करा दिए थे, ठीक है, मतलब बैंक में 550 रुपीज़ ऐड हो गए थे, बट हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो अगर बैंक ने ऐड किया तो हम भी ऐड कर देंगे। फिर इन्होंने कहा हुआ है कि एक बिल जो था इन्होंने पे किया था 300 रुपीज़ का, जो इनकी आउटस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थी, मतलब ऑर्डर था कि आप बिल पे कर देना, तो बैंक ने पे कर दिए, अगर बैंक ने पे कर दिया हम भी माइनस कर देंगे, ठीक लिखा हुआ है इन्होंने। फिर बैंक ने 35 रुपीज़ चार्जेस काटे हैं, तो बैंक ने अगर 35 रुपीज़ चार्जेस काटे हैं तो हम भी 35 रुपीज़ चार्जेस काटेंगे, 35 रुपीज़ चार्जेस हमने भी काट दिए। तो उसके बाद हमारा क्या काम होता है, टोटल लिखना। इसको प्लस किया 8835 आया, और इनको प्लस किया 1935 आया, फिर माइनस करके हमारे पास जो बैलेंस एज पर पासबुक आया वो 6900 है। ठीक है बच्चे क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो 19th क्वेश्चन में एक मशीन परचेज की है 55,000 की, 5 ईयर्स उसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है, उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है, जब ब्रेकअप वैल्यू है वो है, जो स्क्रैप वैल्यू जो है वो 5,000 रुपीज़ है। मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 ईयर्स का ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। तो बच्चे सिंपल था, सबसे पहले इन्होंने वर्किंग नोट में उसकी डेप्रिसिएशन निकाली है
फार्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स। तो माइनस करने के बाद आपका अमाउंट आ गया 10,000 रुपीज़। ईयर पूरे थे, कोई ईयर कम नहीं था, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को 10,000 डेप्रिसिएशन पर रिमेनिंग अमाउंट ये है। फिर 45,000 आया, 10,000 डेप्रिसिएशन पर रिमेनिंग अमाउंट ये है। फिर 35,000 रुपीज़ आया, 10,000 डेप्रिसिएशन पर रिमेनिंग अमाउंट ये है। तो डेबिट क्रेडिट लिखना था, क्वेश्चन ठीक लिखा हुआ है, पूरे मार्क्स इस क्वेश्चन के इनको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो 19th क्वेश्चन उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट किए हुए। अब मैं 20th क्वेश्चन पे आऊँ, तो 20th क्वेश्चन में इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए बोला गया हुआ है। आइटम्स दी हुई हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में खर्चे जो होते हैं वो सारे डेबिट साइड आ जाते हैं, इनकम जो है वो सारी क्रेडिट साइड आ जाती है। तो हमें पता है कि खर्चे सारे डेबिट साइड आते हैं, इनकम सारी क्रेडिट साइड आती हैं, इनकम या गेंस क्रेडिट साइड आते हैं। बैड डेट ठीक लिखा हुआ है इन्होंने, एडवर्टीजमेंट, रेंट, सैलरीज, इंश्योरेंस, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, सेल्समैन कमीशन, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्काउंट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ठीक लिखा हुआ है। तो ठीक अमाउंट है, ठीक आया है, तो इस क्वेश्चन के इनको पूरे मार्क्स मिलेंगे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट मुश्किल नहीं होता, हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग चलना है, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बिल्कुल ठीक लिखा है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट बच्चे हमें 21 क्वेश्चन बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो बैलेंस शीट में हमें आइटम्स दी गई हुई हैं, नेट प्रॉफिट दिया है, क्रेडिटर दिया है, बैंक लोन दिया है, कैपिटल दिया है, ड्राइंग दिया है, कैश दिया है, बैंक दिया है, डेटर दिए, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, पेटेंट दिया, मशीनरी दिया, ब्लैंडर बिल्डिंग दी है। तो एसेट्स वाली साइड में सारे एसेट्स लिख दिए, लाइबिलिटी वाली साइड में कैपिटल नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया, ड्राइंग लेस कर दिया, अमाउंट बाहर आया, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है, अमाउंट बाहर लिखा, बैंक लोन लाइबिलिटी होती है, बैलेंस बराबर कर गया, मैच कर गया। तो फिर क्वेश्चन गलत कैसे हो सकता है? क्वेश्चन ठीक है जब आपका बैलेंस शीट मैच कर गई, तो एक्यूरेट क्वेश्चन किया। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 22, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है हमें, तो हमें आइटम्स दी गई हुई हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, परचेज में से रिटर्न माइनस करते हैं, अमाउंट बाहर लिखते हैं, वेजेस कैरेज ठीक लिखा हुआ है, सेल्स में से रिटर्न माइनस करना है, फिर आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया गया हुआ है, यहाँ पे आपने वो अमाउंट लिखना है, तो जो बैलेंस बच गया वो आपकी बैलेंसिंग फिगर ब्रॉड डाउन हो गया। तो इनका ग्रॉस प्रॉफिट ये आया। अब ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ उतारते हैं? सर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, इनकम में यहाँ लिखते हैं, खर्चे यहाँ लिखते हैं, सैलरी, इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंस यहाँ लिखा, जो अमाउंट माइनस करके नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट कहाँ चला जाता है? सर कैपिटल में ऐड हो जाता है। कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड किया, ड्राइंग लेस किया, बिल पेबल, बैंक लोन, क्रेडिटर्स यहाँ लिखे, कैश, डेटर, मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखा, तो आंसर बराबर आ गया, तो क्वेश्चन आपका ठीक हो गया। तो क्वेश्चन में गलती नहीं है, क्वेश्चन ठीक हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे इनसे इन्होंने अटेम्प्ट किए हुए डबल एंट्री मैकेनिज्म विद एग्जाम्पल। तो डबल एंट्री सिस्टम मैंने बताया था कि बुक कीपिंग में हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, हर ट्रांसैक्शन के डबल इफेक्ट होते हैं। अगर कोई चीज़ डेबिट हो रही है तो उससे क्रेडिट भी हो रही होगी, तो इसका मतलब डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, जितना डेबिट हो रहा है उतना क्रेडिट भी होगा। और एक्यूरेसी चेक करने के लिए डबल एंट्री सिस्टम बड़ी ज़रूरी है। तो डबल एंट्री सिस्टम के साथ इन्होंने एग्जाम्पल पूछी है, तो इन्होंने गोल्डन रूल्स लिखे हुए हैं अकाउंटिंग के ट्रेडिशनल अप्रोच से। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को ऊपर ही बताया मैंने आपको, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर, रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। फिर इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को हम बताया कि डबल एंट्री सिस्टम करने के लिए हम दोनों अप्रोचेस फॉलो करते हैं, मॉडर्न अप्रोच भी फॉलो करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच भी फॉलो करते हैं। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दे दी, तो एग्जाम्पल भी ठीक लिखी है इन्होंने, कैश अकाउंट डी आर, स्टॉक अकाउंट डी आर टू कैपिटल अकाउंट। लिखा हुआ है कि मिस्टर शाम कमेंस बिजनेस विद कैश एंड स्टॉक, तो ठीक लिखा हुआ है। तो बच्चे इस तरीके से इन्होंने पेपर अटैम्प्ट किया, और आप देखोगे इनका पेपर में माइनर मिस्टेक थी, अदरवाइज पेपर इन्होंने बिल्कुल ओके किया हुआ है। सो ये इंपॉर्टेंट है मेगा रिवीजन प्रोग्राम आपके लिए, आपको इससे पता चलेगा कि हमने किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करना है। तो आई होप आपको आज का पेपर समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।